हेलो कायनातीज। पहली बात तो ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री है, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि आपकी सपोर्ट हमारे लिए मौजूद है। तो प्लीज़ आप क्लिक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था, और ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि हमारी कायनात का मुस्तकबिल क्या है। हमें ये तो पता था कि हमारी कायनात जो है वो फैल रही है, वो एक्सपैंड कर रही है, लेकिन सवाल ये था कि उसकी एक्सपेंशन जो है वो डीसेलरेट कितनी हो रही है। हमारी कायनात में मादा है, मैटर है, तो हमें ये तो पता था कि वो डीसेलरेट करेगी, लेकिन उसकी डीसेलरेशन की स्पीड क्या है। तो आप सोचें कि वो कितना बड़ा सरप्राइज था कि जब एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चला कि हमारी यूनिवर्स ना सिर्फ डीसेलरेट नहीं हो रही बल्कि वो एक्सेलरेट हो रही है। इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं डार्क एनर्जी। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। तो सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन। अक्सर ये सवाल आता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या ये एक ही चीज है? तो क्लैरिफिकेशन, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, हालांकि दोनों में डार्क का लफ्ज शामिल है। डार्क मैटर ये एक ऐसा मादा है जो मेरे और आप जैसे नहीं, लेकिन सिर्फ ग्रेविटी से वो इंटरैक्ट करता है और हमें नजर नहीं आता, इसलिए वो उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं डार्क मैटर। इसके बारे में और जानने के लिए एक एपिसोड कायनाती गपशप की मौजूद है, प्लीज़ इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक है, आप वो देखें। लेकिन ये जो डार्क एनर्जी है ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, और इसमें एस्ट्रोनॉमर्स डार्क इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें इसका पता नहीं, ये अननोन है। तो एस्ट्रोनॉमर्स के बिहाफ पे मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉमर्स ने बिला वजह एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी फर्क चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं। तो डार्क एनर्जी क्या है? जब हम कायनात की बात करते हैं तो एक लिहाज से हमें बात शुरू करनी पड़ती है आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ये 1915 में छपी थी, और इसमें एक जो की फैक्टर था वो ये था कि हमारी जो कायनात है उसका जो फैब्रिक है वो एक स्पेस टाइम का है। स्पेस वही 3 डिमेंशंस हमारी स्पेस की, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और एक टाइम का। अब 1915 में साइंसदानों का ख्याल ये था कि हमारी जो कायनात है वो स्टैटिक है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। मगर आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, जनरल थ्योरी, उसकी इक्वेशंस के मुताबिक हमारी कायनात को फैलना चाहिए। अब आइंस्टाइन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि हालांकि मेरी थ्योरी ये प्रिडिक्ट कर रही है कि उसको फैलना चाहिए, लेकिन हमारी कायनात जो है वो स्टैटिक है। तो उसने एक एक्स्ट्रा फैक्टर अपनी इक्वेशंस में लगाया, उसको कहते हैं लैम्डा, और एस्ट्रोनॉमर्स बाद में उन्होंने उसको नाम दिया कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये एक लिहाज से एंटी ग्रेविटी फोर्स है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी वो ये प्रिडिक्ट कर रही है कि हमारी कायनात को फैलना चाहिए, लेकिन ये जो लैम्डा एक फैक्टर है इसकी इक्वेशंस में, वो हमारी कायनात को स्टैटिक बनाता है। अब 1925 के पास जो एडविन हबल, एक एस्ट्रोनॉमर जिनके नाम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उन्होंने गैलेक्सीज को देखा हमारी कायनात में, और ये देखा कि तमाम गैलेक्सीज जो हैं तकरीबन वो हमसे दूर जा रही हैं। इसकी एक इम्प्लीकेशन ये थी कि हमारी कायनात जो है वो फैल रही है, और बाद में ये रिजल्ट कंफर्म भी हो गया। तो ये एक लिहाज से अगर आइंस्टाइन वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट या लैम्डा अपनी इक्वेशंस पर ऐड नहीं करता, तो ये उसकी एक स्टनिंग प्रेडिक्शन होती जनरल थ्योरी की, जो कि कंफर्म होती हमारी यूनिवर्स की एक्सपेंशन से। लेकिन इसकी बजाय
आइंस्टाइन ने बाद में बयान दिया कि ये जो उसने फैक्टर अपनी इक्वेशंस में ऐड किया था, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था। तो ये एक लिहाज से आपके लिए ये एक सबक है कि साइंस में आप कितने भी बड़े जीनियस हों, आप कितने भी बड़े फिगर हों, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन ये कहती हैं कि आपकी थ्योरी या आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत है, हम वहाँ से मूव करते हैं कि हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमें एविडेंस लेकर जाएगा। तो हमें ये तो पता है कि हमारी कायनात जो है वो फैल रही है, और हमें ये भी पता है कि हमारी कायनात में मादा या मैटर मौजूद है। तो एक प्रेडिक्शन ये है कि हमारी कायनात जो है उसकी एक्सपेंशन वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही होगी। तो सवाल ये था कि उस डिसेलरेशन का रेट क्या है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये एक बॉल है, माजरत ये क्रिकेट बॉल नहीं, मेरे पास क्रिकेट बॉल नहीं थी, तो ये एक बेसबॉल है, लेकिन चलें आप इसको इमेजिन करें यार ये क्रिकेट बॉल है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ भेजूं, तो जब ये बॉल ऊपर जा रही होती है तो एक लिहाज से उसके ऊपर ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो उसको डिसेलरेट करती है इसकी स्पीड ऊपर जाते वक्त। मगर क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं, तो ये ऊपर गई, रुकी, और फिर ये वापस ज़मीन की तरफ आना शुरू हुई। अब ये जो हमारी कायनात का फैलाव है, कायनात का एक्सपेंशन है, वो उसी तरह से है जिस तरह से ये बॉल ऊपर जा रही है, यानी कि हमारी कायनात जो है वो फैल रही है। अब 1990s में हमें ये नहीं पता था कि ये जो उसका फैलाव है वो क्या हमेशा चलता रहेगा या एक वक्त पर वो रुकेगा और फिर हमारी कायनात जो है वो वापस कोलैप्स करेगी, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा था बिग क्रंच में। या ये भी हो सकता है कि अगर इतना मादा हमारी कायनात में नहीं कि वो हमेशा वो फैलती चली जाए। जिस तरह अगर ये बॉल जो है वो एक रॉकेट की तरह से जाए हमारी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा, तो फिर ये चलती चली जाएगी और हमारी ग्रेविटी, ज़मीन की ग्रेविटी से वो एस्केप कर जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी डिसेलरेट होगी, क्योंकि हमारी ज़मीन की ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये सबसे बड़ी मिस्ट्री थी 1990s में, और दो टीमें जो हैं वो इसका जवाब तलाश करने की कोशिश में थी। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको किस तरह से इसका पता किया। अब इसके लिए आपको ये पता करना है कि जो कहकशाएं हैं हमारी कायनात के दूर, उनकी एक्सपेंशन की स्पीड क्या है, और ये पता करने के लिए हमें ये पता करना है कि उनकी कहकशाओं का डिस्टेंस हमसे क्या है। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं एक डिस्टेंस मेजरमेंट टूल, जिसको कहते हैं टाइप 1A सुपरनोवा। ये इस नाम को छोड़ दें, बेसिकली ये टाइप 1A सुपरनोवा जो हैं ये एक छोटा सितारा है या कोर है, वाइट ड्वार्फ। वो एक्सप्लोड होते हैं, और वो जब एक्सप्लोड होते हैं तो कुछ दिनों के लिए वो जो एक्सप्लोडिंग सितारा है वो तमाम कहकशां के सितारों से भी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो यानी कि इस किस्म के जो सुपरनोवा हैं ये हम बहुत दूर तक हमें नज़र आते हैं, और ये एक्सप्लोजन्स, ये जो सुपरनोवा हैं वो हमेशा एक ही तरह के सितारों से बनते हैं। तो अगर हम दूर हमें ये सुपरनोवा नज़र आए और वो थोड़ा सा फेंट सा है, इसका मतलब ये है कि ये हमसे बहुत दूर है, और अगर वैसा सुपरनोवा हमें ब्राइट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमसे थोड़ा सा करीब है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने, ये दो टीमें थीं, उन्होंने इन सुपरनोवा को यूज़ किया और ये पता करने की कोशिश की कि हमारी कायनात का डिसेलरेशन रेट क्या है। मगर हैरानकुन चीज़ ये थी कि जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो पता ये चला कि हमारी कायनात डिसेलरेट नहीं हो रही, और ना सिर्फ ये बल्कि हमारी कायनात जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। ये ऐसे है कि जैसे अगर ये बॉल है और जब मैंने उसको ऊपर फेंका तो ना सिर्फ ये कि वो हल्की नहीं हुई, बल्कि उसकी स्पीड जो है वो तेज होती चली गई। ये बेहद हैरानकुन नतीजा था और बेहद अनएक्सपेक्टेड, और एस्ट्रोनॉमर्स ने जस्टिफाइबली इसके बारे में काफ़ी स्केप्टिकल थे। लेकिन पिछले 20 सालों में इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुई, इसको काफ़ी टेस्ट करने की कोशिश हुई,
اور اب اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ واقعی یہ رزلٹ جو ہے وہ واقعی یہ بتاتا ہے کہ ہماری کائنات جو ہے وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے، بلکہ 2011 میں کا جو نوبیل پرائز ہے وہ اسی ڈسکوری کو دیا گیا۔ تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم اپنی کائنات میں میٹر انرجی کو دیکھیں، میٹر اور انرجی جو ہے وہ انٹرچینجبلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ ہمارے جو الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز وغیرہ جو ہیں وہ پوری کائنات کا صرف 5% حصہ ہے۔ تمام گیلیکسیز، کروڑوں گیلیکسیز جو ہیں صرف 5% ہے۔ 27% جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے۔ ڈارک میٹر وہ لائٹ سے انٹریکٹ نہیں کرتا، صرف گریوٹی سے، وہ ہمارے جیسا الیکٹرانز پروٹونز نہیں، وہ کیا ہے ابھی تک پتا نہیں۔ اور 68% وہ ہے ڈارک انرجی، جس کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے۔ تو ہم جو ہیں ایک لحاظ سے نارمل میٹر جو ہے وہ عجیب سی چیز ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جو 5% چیز ہے وہ نارمل ہے، لیکن یہ اس وقت ہمیں ریزلٹس بتاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ کیوں ایکسلریٹ ہو رہی ہے؟ وہ یاد ہے آپ کو آئنسٹائن کا وہ جو بلنڈر تھا، وہ جو آئنسٹائن نے لیمڈا یا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ایڈ کیا تھا، وہ ایک لحاظ سے ایک اینٹی گریوٹی قسم کا فیکٹر تھا۔ تو اب اسٹرانومرز اس کو دوبارہ سے لے کر آئے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ جب ہم جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو شاید یہ جو فیکٹر تھا جو بالکل آئنسٹائن نے ایڈ ہاک اس میں ڈالا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یونیورس جو ایکسلریٹ کر رہی ہوگی، لیکن اب اسٹرانومرز اس کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک آئیڈیا یہ ہے کہ شاید یہ ہماری کائنات کی پراپرٹی ہے، یعنی کہ یہ جو ایکسلریشن ہے وہ کوئی فیبرک جو اسپیس ٹائم کا ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے جو اس کو ایکسلریٹ کر رہی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے اس کی پراپرٹی؟ شاید اس کا تعلق کوانٹم فزکس سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اس کی پریڈکشن ہے کہ ایمٹی اسپیس جو ہے اس میں بھی پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز کانسٹنٹلی پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اس پروڈکشن کی وجہ سے ایک ویکیوم پریشر بنتا ہے جس کی وجہ سے شاید ہماری کائنات ایکسلریٹ ہو رہی ہے۔ کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ پتہ نہیں۔ ایک اور تھیوری ہے جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں کوئنٹیسنس، اس میں یہ ہے کہ شاید ہماری کائنات میں فیلڈز ہوں، جس طرح کے ہگز فیلڈ، آپ نے ہگز بوزون کا نام سنا ہوگا، اس طرح کی فیلڈ جو کہ کوئنٹیسنس ہے، شاید وہ اس کو ایکسلریٹ کر رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس وقت تک، آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈارک انرجی کیا ہے اور ہماری کائنات کیوں ایکسلریٹ کر رہی ہے۔ تو ہماری کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ اب لگتا یہ ہے کہ ہماری کائنات جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھیلتی چلی جائے گی۔ وہ آئیڈیا جو پہلے تھا کہ شاید ہماری کائنات رک جائے اس کی ایکسپینشن اور پھر وہ کولیپس ہو ایک بگ کرنچ میں، اب ایسا نہیں لگتا۔ اب لگتا ہے کہ ہماری کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد ہم ڈارک انرجی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کچھ نہیں، ہمیں زیادہ پتہ نہیں کہ ڈارک انرجی کیا ہے۔ لیکن ڈارک انرجی کو چھوڑیں، میرے لحاظ سے جو سب سے فیسینیٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے انسان اس زمین کے اوپر، اور ہم اس قسم کے ٹیسٹ سوچ سکتے ہیں جو کہ تمام کائنات کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ایک فیسینیٹنگ چیز ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب میں نے یہ کہا کہ ہم انسان جو ہیں وہ اتنے بڑے لیول پر سوچ سکتے ہیں، اس کا ایک دوسری سائڈ بھی ہے، اور وہ ہے ہیوملٹی کی، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کئی دفعہ، بلکہ اکثر، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری تھیوریز یا ہمارے آئیڈیاز وہ غلط ہیں۔ لیکن سائنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے جہاں پر ایویڈنس نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کی سورس کیا ہے؟ تو شاید آپ میں سے کوئی اسٹرانومر ہوگا جو اس کا پزل سالو کر سکے۔